वेलकम टू ए लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। इस वीडियो के अंदर हम केस लॉज पढ़ेंगे। जो आप सबका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर केस लॉज आते हैं। यानी कि आप सब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पंजाब यूनिवर्सिटी में एलएलबी में अटैम्प्ट करेंगे उसके अंदर केसेस का एक अलग से पोर्शन आएगा जो कि होगा पार्ट 3 में। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में बताया जाएगा। फिर उसके जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर पास वाले जो कॉन्स्टिट्यूशंस थे जो अमेंड हो गए, चेंज हो गए, जैसे कि 1947 के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बने थे और बाद में रिजेक्ट हो के फिर जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो वो जो दो रिजेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको पार्ट 2 में बताए जाएंगे। और जो पार्ट 3 है उसमें ऑब्वियसली केसेस आएंगे। तो ये जो केसेस में से जो यहाँ पे मैंने केस मेंशन किया है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट केसेस हैं, और भी हैं तो हम सबको अलग अलग समझेंगे। डिफरेंट वीडियोस मैंने डाली हुई हैं डिफरेंट केसेस पे, तो आप मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ पे मैंने और भी केसेस डाले हैं। इवन मैंने अपने चैनल पे केसेस की प्लेलिस्ट डाली है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं ना जो आपको आएंगे पेपर में, वो सारे की सारी वीडियोज़ आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, तो अलग अलग ढूंढना मुश्किल है तो प्लेलिस्ट देख लें। तो ये जो सैयद ज़फ़र अली शाह का नेम है वर्सेस जनरल परवेज़ मुशर्रफ, यानी कि सैयद ज़फ़र अली शाह का केस हो रहा है और अगेंस्ट किसके, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के। बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि मैम ये जो रेफरेंस लिखा होता है यहाँ पे PLD 2000 एंड सुप्रीम कोर्ट 1869, ये क्या है, ये क्या है, इसको याद करना है क्या, इसको याद नहीं करना एंड ऑल दैट। तो मैं आप सबको क्लियर कर दूं कि पेपर आपको आने वाले दौर में मुश्किल आ सकता है। मुश्किल किस तरह से आएगा कि बहुत से स्टूडेंट्स नेम याद करके चले जाते हैं, वो याद ही नहीं करते इसका रेफरेंस। फिर क्या होता है कि पेपर के अंदर इस तरह से सवाल आता है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना होता है, क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन नंबर डल जाएगा यूँ करके, सही है, और आगे इस तरह से रेफरेंस लिख दिया जाएगा। बताया ही नहीं जाएगा कि ये किस केस का इसका केस का नाम क्या है, ये कहाँ से आया। ठीक है, सिर्फ इस तरह से रेफरेंस लिख दिया जाएगा, दैट्स इट, सही है। तो आप कहेंगे भाई ये कहाँ से आ गए। इससे अच्छा है कि आप इस केस को अच्छे से इसका रेफरेंस याद कर जाएं, यानी कि आपको पता चल जाए कि PLD 2000 में जिसके साथ लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट 869 जो है वो उसके अंदर सैयद ज़फ़र अली शाह का केस था। ठीक है, इस तरह क्या होगा कि आपको पेपर में मुश्किल नहीं आएगी। तो जितने भी रेफरेंसेस होते हैं आपके केस में वो लाजमी याद करें। इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले आप सबकी स्क्रीन पे एक वीडियो प्ले होगी, आप लोग वो देख लें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब में से जो भी स्टूडेंट मुझसे नोट्स ख़रीदना चाहता है, आप क्या करेंगे, मेरा ये इंस्टाग्राम अकाउंट आपको दिख रहा है, आप यहाँ पे जाके अपना ऑर्डर डाल सकते हैं नोट्स के लिए। बहुत से स्टूडेंट्स ने आकर यहाँ से मुझसे ऑलरेडी नोट्स खरीदे हैं, ये आपके सामने मैंने चैट्स दिखा रही हूँ आपको। मैंने नेम इसलिए हाइड कर दी स्टूडेंट्स के ताकि उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। अभी भी एक और स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई हुई है कि वो मुझसे नोट्स खरीदने के लिए आई है कि ये पेड लिखा हुआ है, पेड है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नोट्स मुझसे ख़रीद लिए हैं। ऑर्डर लिखा हुआ आ रहा है, ये वो स्टूडेंट है जिसने नोट्स खरीदने हैं, पैसे पे नहीं किए। तो जैसे ही ऑर्डर के लिए पे कर देंगी मुझे, तो उसके बाद इनको नोट्स जो है ऑन टाइम मिल जाएंगे। आपके सामने मैं एक स्टूडेंट के चैट खोलती हूँ। ठीक है, ये आप देखें मैंने स्टूडेंट की चैट खोली है, यहाँ पे इसको मैंने प्रॉपर्ली सारे नोट्स अपने PDF सेंड कर दिए जैसे इसने मुझे पे किए। ठीक हो गया, तो इस तरह से इसे खरीद सकते हैं। और मैं इंस्टाग्राम अकाउंट, मेरा फेसबुक पेज भी है, वो भी आपको दिखाती हूँ। ये मेरा फेसबुक पेज है जहाँ पे मैं डिफरेंट इन्फॉर्मेशन डालती रहती हूँ, जैसे कि पास पेपर्स की इन्फॉर्मेशन, पास पेपर्स की पिक्चर, ये सारी चीज़ें आपको मेरे फेसबुक पेज पर आराम से मिल जाएंगी। यानी कि जितने भी पास पेपर है, जो भी लॉ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो सारी आपको मेरे फेसबुक पेज पे मिलेगी। स्टूडेंट्स और टीचर के नोट्स आपको मेरे फेसबुक ग्रुप पे मिलेंगे। अब तक इस ग्रुप पे कम से कम 200 लोगों ने ज्वाइनिंग कर लिया। आप भी इसको ज्वाइन करें, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको टीचर्स के नोट्स और स्टूडेंट्स के नोट्स इस तरह से फ्री में मिल जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वो वीडियो देखने के लिए। अब हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। लेकिन इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ऑलमोस्ट पूरा ही जो इंट्रोडक्शन है लास्ट लाइन से पहले पहले, वो सारा इंट्रोडक्शन आप सारे केसेस में रिपीट कर सकते हो। यानी कि यहाँ पे जितनी बातें लिखी गई हैं, ये जितना कुछ इसके इंट्रोडक्शन में लिखा है, तो जितने भी केसेस मौजूद हैं उन सब केसेस में आपने सेम इंट्रोडक्शन देना है लास्ट लाइन को छोड़ के, क्योंकि लास्ट लाइन के अंदर आपने उस केस का नेम डालना है जो आप अटैम्प्ट करो। जैसे कि अभी हम अटैम्प्ट करें हैं सैयद ज़फ़र अली शाह का केस, तो लास्ट लाइन में आपने सैयद ज़फ़र अली
शाह का नेम वर्सेस जनरल परवेज़ मुशर्रफ के केस के बारे में बताना है, ठीक है। अब हम इस इंट्रोडक्शन को रीड करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने क्यों कहा है कि इंट्रोडक्शन जो है सेम होना चाहिए और आप सेम रिपीट कर सकते हो। तो इंट्रोडक्शन में लिखा है जुडिशरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टेटस एंड लॉज। तो जो जुडिशरी है, जुडिशरी किस डिपार्टमेंट को कहते हैं? कोर्ट्स की डिपार्टमेंट्स को कहते हैं। कोर्ट्स में कौन लोग बैठे होते हैं? जजेस होते हैं, ठीक है। एडवोकेट्स, लॉयर्स तो होते ही हैं, लेकिन जो जजेस हैं ना, उनका मेन रोल अदा होता है लॉ मेकिंग प्रोसेस में, ठीक है। और यही जो जजेस होते हैं ये क्या करते हैं कि जो स्टेट्यूट्स या लॉज हैं, लॉज एंड स्टेट्यूट्स सेम ही होते हैं, तो जो लॉज होते हैं ना उनको समझने में जुडिशरी काफ़ी अच्छा रोल अदा करता है। जैसे कि बहुत से लोग, अगर जो नॉर्मल लोग हैं, उनका अगर कोई फलाना लॉ समझ नहीं लग रहा तो उस सिचुएशन में वो जुडिशरी से हेल्प ले सकते हैं, जुडिशरी से पूछ सकते हैं कि आप हमारे लिए फ़लाँ लॉ इंटरप्रिटेट कर दें। इंटरप्रिटेशन का मतलब है किसी चीज़ को सिंप्लीफाई करना, यानी कि जो लॉ मुश्किल है, इंटरप्रिटेशन की मदद से क्या होता है कि वो लॉ सिंप्लीफाई हो जाता है, हमारे लिए आसान हो जाता है लॉ, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है इसकी इंट्रोडक्शन की फर्स्ट लाइन में लिखा है। इसकी सेकेंड लाइन में लिखा है द जुडिशरी हैज़ अ इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लॉ। तो ज़ाहिर बात है, जब जुडिशरी लॉ को एक्सप्लेन कर सकती है, आसान कर सकती है, तो इसका ये भी रोल अदा होता है कि लॉ बनाने में भी तो मदद करती है। अब लॉ किस तरह बनाती है वो आपको सेकंड लाइन में बताया जाएगा। यहाँ से आप देखें, इससे समझ आ जाएगा इस लाइन से कि जुडिशरी कैसे हेल्प करती है लॉ बनाने में। इट डेवलप्स लॉ बाय गिविंग जजमेंट्स विच बिकम प्रेसिडेंट्स। अब प्रेसिडेंट्स आप सब बच्चों ने पढ़ा होगा, प्रेसिडेंट्स को हम कहते हैं पास्ट जजमेंट्स, ठीक है। जजमेंट्स, बहुत से बच्चे कहते हैं कि मैम जजमेंट और डिग्री में क्या फ़र्क है? तो जजमेंट होता है डिसीजंस विद रीज़न, ठीक है। और डिग्री क्या होती है? डिग्री जो होती है, डिग्री इस तरह से लिखी जाती है, ये होता है फाइनल डिसीजन, ठीक है। तो बहुत से बच्चे कह रहे होंगे कि मैम जजमेंट भी तो फाइनल डिसीजन होता है। ऑब्वियसली वो भी फाइनल होता है, लेकिन जजमेंट में एक खास चीज़ आ जाती है, डिसीजन विद अ रीज़न, जो कि डिग्री में मौजूद नहीं होता। अगर आप लोग डिग्री और जजमेंट को अच्छे से जानना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने एक बिल्कुल इसी के ऊपर यहाँ स्टॉप पे इस तरह से एक आई का साइन शो होगा, गोल सा सर्कल, उसके अंदर आई बना होगा। इसके साथ आपको एक लिंक शो हो रहा होगा जिसमें मैंने डिग्री एंड जजमेंट को एक्सप्लेन किया है। वहाँ से जाके आप डिग्री एंड जजमेंट की वीडियो तफसील से देखिए, स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से दोनों में डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो शॉर्टली आपको समझ तो आ गई है कि डिग्री जो होता है उसमें आम तौर पे एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती कि हमने क्यों ऐसा डिसीजन दिया है। लेकिन अगर आप जजमेंट को देखो तो जजमेंट देते वक्त, यानी कि जब जज साहब अपना फाइनल फैसला सुनाता है किसी केस पे, तो वो रीज़न भी देता है कि मैं इस केस पे क्यों डिसीजन दे रहा हूँ और ये डिसीजन देना क्यों ज़रूरी है। वो सब चीज़ें आपको जजमेंट में देखने को मिलती हैं। तो ये जो जजमेंट्स होती हैं ना, इन्हीं के ज़रिए एक प्रेसिडेंस बनता है, यानी कि बहुत से लोगों ने जो जजमेंट्स दी हुई थी ना पास में, यानी कि कोई केस हुआ था 1999 में, अभी कौन सा साल चल रहा है? 2025, राइट। तो 1999 में जो केस हुआ था उसमें जज ने जो डिसीजन दिया, उस केस में जो डिसीजन दिया गया उसी डिसीजन को दोबारा 2025 में यूज़ किया गया। यानी कि ये दोनों केस सेम नहीं है, लेकिन जज साहब को लगा, जो न्यू जज हैं उनको लगा कि जो पास में जो जज ने डिसीजन दिया था वो मेरे केस के साथ रिलेट करता है, तो मैं उसी को ही यूज़ कर लेता हूँ। तो इसको हम कहते हैं प्रेसिडेंस। क्योंकि प्रेसिडेंस दो तरह से काम करते हैं, एक तो पुराने केसेस से मदद ले सकते हैं लॉयर्स और जजेस, जैसे कि 1999 में जो केस हुआ था उसमें जो जजमेंट दी थी वो जजमेंट आप 2025 के केस में भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह से भी प्रेसिडेंस, यानी कि पास जजमेंट्स हमारी मदद करते हैं। उसके साथ साथ ये जो पास की जो जजमेंट्स होती हैं जिनको हम प्रेसिडेंट्स कहते हैं, ये लॉ बनाने में भी बहुत मदद करती है। यानी कि जो लॉज बन चुके हैं या बनने वाले हैं, वो लॉ मेकर्स क्या करते हैं कि प्रेसिडेंट से भी हेल्प लेके अपने लिए न्यू लॉज बनाते हैं। यानी कि हमारे लिए जो भी न्यू लॉज बनते हैं वो प्रेसिडेंट से भी बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्रेसिडेंट्स हमारी मदद करते हैं। आगे लिखा है सो प्रेसिडेंट्स में बी रिगार्डेड एज अ सोर्स ऑफ लॉ। ज़ाहिर बात है, यहाँ पे बताया गया कि जो प्रेसिडेंट्स है वो हमारे लिए एक सोर्स ऑफ लॉ है, क्योंकि प्रेसिडेंट्स की वजह से लॉ बनाए जाते हैं, ठीक है। इन पाकिस्तान द सुपीरियर कोर्ट्स गिव जजमेंट विच बिकम प्रेसिडेंट्स। और एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो लोअर कोर्ट्स होती हैं वो अगर किसी भी केस पे अपना जजमेंट्स देती हैं या डिसीजन देती हैं, ठीक है,
तो उसमें क्या होता है कि लोअर कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते। बाइंडिंग का मतलब होता है कि आप किसी पे ज़बरदस्ती अपने डिसीजंस लगवाओ कि हमने जो डिसीजन दिया है तुम लोग भी उसी तरह का ही डिसीजंस दो, ठीक है, इसको कहते हैं बाइंडिंग करवाना। लेकिन आप अगर सुपीरियर कोर्ट हो, यानी कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज हो, सही है, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजंस होते हैं, जजमेंट्स होते हैं, वो प्रेसिडेंट्स बन जाते हैं। यानी कि इनके जो डिसीजंस होते हैं वो लोअर कोर्ट पे, यानी कि जो हाई कोर्ट होगी और जो उससे लोअर कोर्ट होगी, उन सब पे ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस बाइंडिंग होंगे। ठीक हो गया, यानी कि सब जो लोअर कोर्ट्स हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को मानना पड़ेगा, वो उसके खिलाफ नहीं जा सकते। तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि इन पाकिस्तान के अंदर जो सुपीरियर कोर्ट्स होती हैं, सुपीरियर कोर्ट यहाँ पे कौन सी मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो जो सुपीरियर कोर्ट्स होती हैं उनके डिसीजंस हमारे लिए बाइंडिंग होते हैं। वैसे ही अगर हाई कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दिया है तो हाई कोर्ट के डिसीजन जो है लोअर कोर्ट के लिए बाइंडिंग होंगे। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलती है चीज़। आगे लिखा है देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट एंड लीडिंग केसेस इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और लास्ट लाइन में लिखा है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे केसेस हो चुके हैं जो लीडिंग केसेस हैं। लीडिंग केसेस उनको कहा जाता है जिनकी वजह से जो है लॉ में चेंजेस आए। अब लीडिंग का मतलब है जिनको हम यूज़ करते हैं कुछ पाने के लिए, ठीक है, उनको हम लीडिंग कहते हैं। जैसे कि ऐसे केसेस जिनके होने की वजह से कुछ जजमेंट्स दी गई और उन जजमेंट्स की वजह से कुछ न्यू लॉज बनाए गए पाकिस्तान के लिए, ठीक है। तो इसलिए इन केसेस को हम लीडिंग केसेस कहते हैं, यानी कि इन केसेस को हम एक बहुत इंपॉर्टेंट केसेस कहते हैं क्योंकि इनकी वजह से कुछ लॉज न्यू बनाए गए, ठीक है। और आज के दौर में भी लोग जो जजेस हैं वो इन केसेस को यूज़ करके अपने न्यू केसेस को सॉल्व करते हैं, इसलिए इनको हम लीडिंग केसेस कहते हैं। यानी कि किसी चीज़ को फॉलो करना, किसी चीज़ को अपना इम्पोर्टेंट चीज़ मानना, उसको हम लीडिंग कहते हैं। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी बातें बताई हैं इसमें आपको दिख रहा है कि जो केस है उसको रिलेट नहीं किया जा रहा, बल्कि सिर्फ ओपन बात बताई जा रही है कि जो जुडिशरी है वो किस तरह से लॉज को इंटरप्रेटेट कराती है और जुडिशरी का कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा होता है, और जो जुडिशरी है वो प्रेसिडेंट्स बनाती है जिससे बाद में लॉज बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जितने भी केसेस हैं उन सब की इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। और लास्ट लाइन में मैंने क्यों कहा था आप चेंजेस कर दो, क्योंकि लास्ट लाइन में आपने जो केस अटैम्प्ट करे उस केस का नाम डाल देना है, ठीक है। और लिखते वक्त इस तरह से लिखना है कि केस नेम आपने जब डाल दिया, चाहे आप कैपिटल राइटिंग में लिखोगे, शॉर्ट में, लेकिन कोशिश करना है केस नेम बोल्ड मार्कर से हो, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पतला मार्कर बॉल पॉइंटर यूज़ कर लो, लेकिन जब यहाँ केस नेम डालने लगो इंट्रोडक्शन में तो थोड़ा उसको मार्कर से लिख देना, ठीक है। जब आपने केस नेम इस तरह से डाल दिया, एंड पे लिखना केस इज़ वन ऑफ देम, यानी कि ये जो केस आप मेंशन कर रहे हो ये भी उन्हीं लीडिंग केसेस में से एक है। यानी कि हमारे लिए ये जो केस यहाँ पर डाला गया है, नेम डाला गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है हमारे लिए, ठीक है। अब इस तरह से इंट्रोडक्शन जब आपने दे दिया है, फिर आपने बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट डालना है। अब सारे केसेस में बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं है, कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट गायब है, तो आप भी उनमें बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट मत लिखना, लेकिन जिनमें बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट मौजूद है उनको लिखना है आपने। ये जो बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, बहुत से बच्चे कहते हैं कि मैम सुप्रीम कोर्ट ही क्यों, हाई कोर्ट भी तो डिसीजंस देती है। अब देखें ये जो क्वेश्चन बहुत से बच्चे जो पूछते हैं कि मैम हाई कोर्ट ने भी जो डिसीजन दिया था उस डिसीजन के जो जजेस हैं उनका नेम ही नहीं मेंशन किया गया, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का नेम मेंशन है, उनके जजेस का नेम मेंशन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, इसके बाद कोई और कोर्ट इससे बड़ी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसी वजह से बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का आप उनके जजेस का नेम मेंशन करते हैं, ना कि हाई कोर्ट का, क्योंकि हाई कोर्ट, पहली बात तो ये है ना कि जब भी किसी इंसान का केस लगता है तो वो पहले लोअर कोर्ट में लगता है। अगर फैमिली केस लग रहा है तो वो फैमिली कोर्ट में लगेगा, वो भी उसका लोअर होगा। अगर क्रिमिनल कोर्ट होगा उसका उस हिसाब से लोअर होगा, ठीक है। तो लोअर कोर्ट से क्या होता है, जो डिसीजन लोअर कोर्ट में दिया जाता है वो डिसीजन जाके चैलेंज कर सकते हो आप हाई कोर्ट में। यानी कि अगर एक पार्टी सेटिस्फाइड नहीं होती लोअर कोर्ट के डिसीजन से तो वो हाई कोर्ट के पास जाती है, ठीक है। तो हाई कोर्ट क्या करती है, आपको फिर उसी केस पे जो लोअर कोर्ट में हो चुका है उस पर दोबारा से डिसीजन देती है। अब इसमें जब डिसीजन दिया गया तो इसको आप चैलेंज कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर डिसीजन दिया गया उसी केस के ऊपर जो लोअर कोर्ट से चला, फिर हाई कोर्ट में गया, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आया, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया है तो वो फाइनल हो जाता है। इसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट के किसी भी डिसीजन को आगे जाके चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है।
अगर चैलेंज करना भी है, क्या करना है, उसका अपना एक प्रोसेस है, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। बट फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट मैं यहाँ पे समझा रही हूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ी है, ठीक है, पाकिस्तान में। इसके अलावा कोई और इससे बड़ी कोर्ट मौजूद नहीं है पाकिस्तान में। इसी वजह से जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में दे दिया जाता है वो फाइनल माना जाता है कि भाई अब इसने दे दिया, ये डिसीजन फाइनल है, इसको अब कोई बदल नहीं सकता सिवाय सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आप देखते हो केसेस में तो बेंच के अंदर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का नाम डाला जाता है, क्योंकि वो फाइनल कोर्ट है, सबसे बड़ी कोर्ट है, सही है। तो अब हमने बेंच के बारे में तो समझ लिया कि क्यों हमने सुप्रीम कोर्ट का बेंच को डाला है। अब आपने हेडिंग दे दी बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, फिर आपने इस तरह से लिखना है, द केस वॉज डिसाइडेड बाय फुल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग, यानी कि इस केस को, अभी हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं, हम सैयद ज़फ़र अली शाह का केस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस केस के अंदर जितने भी जस्टिस मौजूद हैं, जस्टिस किनको कहा जाता है, जजेस को कहा जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस को जस्टिस कहा जाता है, ठीक हो गया। तो इस कोर्ट के अंदर इतने सारे जजेस मौजूद थे जिन्होंने इस केस में फ़ैसला सुनाया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस मौजूद हैं जिन्होंने फ़ैसला सुनाया। लेकिन याद रखें, हर कोर्ट केस में, यानी कि जो भी केस आप करोगे उन सब में एक चीफ़ जस्टिस लाजमी होगा। चीफ़ होता है एक और बाकी बहुत सारे उसमें जस्टिस होते हैं, ठीक है। अब हम गिन लेते हैं कि इस केस में टोटल कितने थे। इस केस में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 12 जजेस मौजूद थे, ठीक है। अब 12 में से एक जो है चीफ जस्टिस हो गया, पीछे जो 11 जजेस थे वो मौजूद थे, यानी कि एक चीफ जस्टिस और बाकी के जजेस, तो टोटल 12 लोग मौजूद थे जिन्होंने इस केस पे अपना फ़ैसला सुनाया। तो अब हम सारे जजेस को एक दफ़ा क्लोज अप में देख लेते हैं कि कौन कौन से जजेस इसमें मौजूद थे। सबसे पहले है हमारे पास चीफ जस्टिस इरशाद हसन, जो कि हमारे चीफ जस्टिस हैं। दूसरे जस्टिस हमारे यहाँ पे थे जस्टिस मोहम्मद बाशिर जहांगीरी। फिर आगे है जस्टिस शेख एजाज निसार, जस्टिस अब्दुल रहमान खान, जस्टिस शाहरियाज अहमद, जस्टिस चौधरी मोहम्मद आरिफ। इनकी पिक्चर मुझे नेट पे नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने उनकी इस तरह से पिक्चर डाल दी, बाकियों की मौजूद थी इसलिए उनकी मैंने डाली है। जस्टिस मुनीर ए शेख, जस्टिस राशिद अजीज़ खान, जस्टिस नाजिम हुसैन सिद्दीकी, जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, जस्टिस काजी मोहम्मद फ़ारूक, जस्टिस राना भगवान दास। ये टोटल 12 जजेस हैं, ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट्स को परेशानी होती है जजेस के नेम याद करते हुए, तो आपने सबसे पहले चीफ़ जस्टिस को लाजमी तैयार करना है, ठीक है, यानी कि चीफ़ जस्टिस का नेम लाजमी याद रखना है। उसमें से चाहे आप पहले दो आप याद रख लें या पहले 3 जजेस का नेम याद रखें, बाकियों का बेशक आप ना तैयार करें, ठीक है, इतने भी इनफ होते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छे नंबर्स चाहिए तो फिर तो आपको सारे के सारे जजेस का नेम सही से याद रखना होगा, ठीक है। तो आप थोड़ा करना चाहे थोड़ा तैयार कर लें, लेकिन चीफ़ जस्टिस लाजमी तैयार करना, ऐसा ना हो बाकी जजेस कर लें चीफ़ जस्टिस को भूल जाएं, क्योंकि ऑब्वियसली चीफ़ जस्टिस का ही आगे मेन रोल अदा होता है। यानी कि जब भी आप अपने टॉपिक को शुरू करते हो तो काफ़ी दफ़ा चीफ़ जस्टिस का नेम मेंशन किया जाता है कि चीफ़ जस्टिस ने इस तरह से डिसीजन दिया, ठीक है। तो चीफ़ जस्टिस का नेम लाजमी याद रखें, बाकी अगर नहीं भी रहता कोई बात नहीं, चीफ़ जस्टिस लाजमी तैयार हो, सही है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग में मूव ऑन करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग इज़ फैक्ट्स, ओवरव्यू विद हेडिंग। आप चाहो फैक्ट्स की हेडिंग दे दो या ओवरव्यू विद हेडिंग की हेडिंग दे दो, जो दिल में आए हेडिंग दो, ठीक है। अब फैक्ट्स होते हैं क्या है, फैक्ट्स का मतलब क्या है, फैक्ट्स का मतलब है कोई कहानी बताना, कोई हिस्ट्री बताना किसी चीज़ की। यानी कि आप कहीं जाते हो घूमने फिरने और वहाँ पे जो कुछ आपके साथ हुआ, जो हादसा पेश आया, और तो वो सारी चीज़ें आप बताते हो किसी को कहानी की तरह। बिल्कुल वैसे ही ये जो केसेस हैं ये कहानी की तरह होते हैं, ठीक है। तो कहानी की तरह आपको लिखना है, लेकिन कोशिश करनी है कहानी अपने आप से खुद से नहीं डाल देनी, यानी कि जो कुछ हुआ है ना कहानी के अंदर वही चीज़ें आपको लिखनी है। थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो अल्फाजों की, लेकिन जो डेट्स हो गई,
जो ख़ास नेम्स हो गए वो लाजमी आपने सही लिखने हैं, बाकी आप अपने अल्फाज में आसान करके भी इन केसेस को लिख सकते हो, ठीक है। तो आपने फैक्ट्स की हेडिंग दे दी। फैक्ट्स का मतलब है कि हम क्या कहानी बयान करने लगे हैं इस केसेस की, इनको फैक्ट्स कहते हैं, स्टोरी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो आपने फैक्ट्स की हेडिंग दे दी, जिसमें सबसे पहले आपने इस केस में हेडिंग डाल देनी है मिलिट्री टेक ओवर एंड प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। अब हेडिंग को पहले समझा भी देती हूँ, उस हेडिंग का मतलब क्या है कि मिलिट्री जो आर्मी है उसने टेक ओवर कर दिया पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को जैसे ही उसने टेक ओवर कर दिया तो जो मिलिट्री का जो हेड था ना, यानी कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ऑब्वियसली जब भी आर्मी का कोई हेड पाकिस्तान पे कब्ज़ा कर लेता है, यानी कि अपने आप को हेड बना लेता है, टेक ओवर कर लेता है पाकिस्तान को, सही है, और सारे सियासतदानों को साइड पे निकाल देता है, हटा देता है, तो ऐसा जो हेड है वो क्या करता है, एमरजेंसी प्रोक्लेम करता है, यानी कि एमरजेंसी लगवा देता है कि भाई फ़लाँ डिपार्टमेंट में जो लोग बैठे हैं वो रिटायर कर जाएँ, यानी कि निकल जाए अपनी जॉब से, और मैं अपने बंदों को उधर लेके आऊँगा। यानी कि जितना भी कंट्रोल होता है अब सारा का सारा कंट्रोल उस बंदे के पास आ जाता है जो आर्मी का मेन हेड होता है, वो टेक ओवर कर लेता है और वो एमरजेंसी लगा लेता है, ठीक है। अब ये हेडिंग का मतलब है। अब हेडिंग का मतलब मैंने समझा दिया। अब इस हेडिंग में लिखना क्या है वो मैं बताती हूँ। ऑन अक्टूबर 12, 1999 जनरल परवेज़ मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री टेक ओवर ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पे देखें डेट्स आपको लाजमी तैयार करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली इसी के ऊपर ये सारी हिस्ट्री चल रही है। यानी कि अक्टूबर 12 तारीख को, उस वक्त 1999 का साल था, उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस मिलिट्री को, इस यानी कि उनकी एक बड़ी सी आर्मी थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान को टेक ओवर कर लिया। किस तारीख को? 12 अक्टूबर 1999 को, सही है। Following this, he proclaimed a state of emergency and issued the Provisional Constitution Order (PCO). अब जैसे ही उन्होंने, यानी कि जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ है, वो कौन है, उनकी तस्वीर मैंने यहाँ लगाई हुई है, ये है जनरल परवेज़ मुशर्रफ, ये इनकी तस्वीर है, सही है। आप में से काफ़ी लोग इनको जानते ही होंगे, टीवी पे देखा होगा अक्सर इनको, ठीक है। तो जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ है, इन्होंने जब मिलिट्री की मदद से, यानी कि आर्मी की मदद से, खुद भी ऑब्वियसली चीफ थे, हेड थे आर्मी के, उनकी मदद से जब पाकिस्तान को इन्होंने कंट्रोल में कर लिया, यानी कि हेड्स को निकाल के खुद उधर आ गए, ठीक है। जैसे ही पाकिस्तान को टेक ओवर किया तो उन्होंने एमरजेंसी लगवाई, जो हेडिंग में बताई गई थी। जैसी एमरजेंसी लगाई तो एक ख़ास किस्म का ऑर्डर पास किया। उस ऑर्डर का नाम था प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, PCO, सही है। दिस मूव सस्पेंडेड पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन एंड गेव ब्रॉड पावर्स टू द मिलिट्री लेड गवर्नमेंट। अब ये जो प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर परवेज़ मुशर्रफ ने नाफिज करवाया, यानी कि इसको बनवाया लोगों से कि भाई मैं अब आ गया हूँ। परवेज़ मुशर्रफ ने क्या किया, इसने कहा कि भाई मैं अब आ गया हूँ, ठीक है, मैंने पाकिस्तान पे अब कब्ज़ा कर लिया है, अब मैंने जो है प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर पास करवा दी है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर की वजह से क्या हुआ कि पाकिस्तान का जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन था वो सस्पेंड हो गया था। क्यों? क्योंकि प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर जो बना दिया था ना परवेज़ मुशर्रफ ने, इसकी वजह से जो पाकिस्तान में जो मौजूदा कानून था कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो चल रहा था वो सस्पेंड हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ज़्यादा पावर्स मिलिट्री को मिल गई। मिलिट्री कहा जाता है आर्मी को, आर्मी या नेवी या जो भी डिपार्टमेंट होती है तो उसको हम मिलिट्री कहते हैं, ठीक है। तो जो मिलिट्री लेड गवर्नमेंट, यहाँ पे मिलिट्री लेड गवर्नमेंट का मतलब है कि ऐसी गवर्नमेंट जो आर्मी के थ्रू चल रही है, यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की बनने की वजह से, जिसको हम PCO कह रहे हैं, इससे कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हुआ। जैसी कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड होता गया ना, तो जो गवर्नमेंट है ना उसको अब हम मिलिट्री लेड गवर्नमेंट कहते हैं। अब ये जो मिलिट्री लेड गवर्नमेंट है, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट जो अब आर्मी के थ्रू चलेगी, इसको बहुत ज़्यादा पावर्स मिल गई हैं। किसकी वजह से? इस प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर की वजह से। तो ये मैं क्यों बार बार प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर का नाम बार बार जोर दे के दे रही हूँ, क्योंकि अगर आपने अपने एग्ज़ाम पेपर के अंदर ये वाली बातें जिनको मैंने सर्कल किया है, जैसे कि अक्टूबर 12, 1999 जनरल परवेज़ मुशर्रफ टेक ओवर द पाकिस्तान, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर सस्पेंड्स पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फालतू के आप जितनी भी गप्पे मारना चाहते हैं आप मारें, आप अपनी मर्ज़ी से जो दिलाए लिखें, लेकिन अगर आपने अपनी फैक्ट्स के अंदर, यानी कि जो आप स्टोरी बयान कर रहे हैं पेपर के अंदर, उसके अंदर ये बातें आपने नहीं लिखी, नहीं शामिल की, तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने। तो आपने जो हिस्ट्री बयान करनी है वो सही से बयान करनी है कि इस तारीख को बंदे का नाम सही से डालना है, कौन सा यहाँ पे इंसान है जिसका नाम सही से डालना है, वो है जनरल परवेज़ मुशर्रफ, ठीक है।
इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान को टेक ओवर किया, कब्ज़ा कर लिया। फिर उन्होंने ये ऑर्डर पास करवाया, ऑर्डर का नेम सही से डाल देना है। और इस ऑर्डर से क्या क्या हुआ कि पाकिस्तान सस्पेंड हो गया। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड होने से क्या हुआ कि पावर बढ़ा दी गई मिलिट्री की, यानी कि जो गवर्नमेंट मिलिट्री के थ्रू चल रही थी उसकी पावर बढ़ गई। तो ये चीज़ें आपको लाजमी इंक्लूड करने हैं अपने आंसर में। अब अगली हेडिंग है रीजंस फॉर द मिलिट्री इंटरवेंशन। अब हेडिंग भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मिलिट्री का इंटरवेंशन करने का क्या मकसद है। इंटरवेंशन का मतलब है घुसना, किसी के अंदर घुसना, इन्वॉल्व होना। यानी कि आप अच्छा भला मुल्क चला रहे हो, कोई बंदा ज़बरदस्ती घुस जाए, उसको हम इंटरवेंशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिलिट्री जो आर्मी थी अच्छा खासा सुकून से बैठी थी, लेकिन इसने कहा मैं घुसता ही घुसता हूँ सियासत में और मैं पाकिस्तान पे कब्ज़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हेडिंग में बताना है कि क्या रीज़न बनी, क्या वजह बनी कि जो आर्मी थी यानी कि जो मिलिट्री थी वो हमारे मुल्क पे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा भला बना हुआ था, हमारे मामला अच्छे भले बने थे, क्यों इसमें वो घुस गई। अब आपने रीजंस किसी से हेडिंग दे दी, फिर हमने रीजंस बताने हैं। द मिलिट्री एक्सप्लेन इस एक्शन बाय पॉइंटिंग टू इंक्रीज पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स एंड क्लेम्स ऑफ पुअर गवर्नेंस। जो मिलिट्री थी ना, यानी कि जो जनरल परवेज मुशर्रफ की जो बनाई हुई गवर्नमेंट उस पर काम कर रही थी, जिन्होंने कब्ज़ा कर लिया था पाकिस्तान में, उन्होंने ये कहा कि हम लोग इसीलिए एक्शन कर रहे हैं ऐसे, हम लोगों ने इसीलिए टेक ओवर किया पाकिस्तान को, क्योंकि उनको लग रहा था कि जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जो थे, यानी कि जो सियासतदान थे उनके बीच बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लगी थी, आपस में वो बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा कि उनके लड़ने की वजह से जो गवर्नेंस थी वो पाकिस्तान की ख़राब होगी। गवर्नेंस मीन्स कि जो पुलिस का कंट्रोल है, जो सिस्टम चलाया जा रहा है पाकिस्तान में, वो वीक हो गया। तो जो मिलिट्री है उन्होंने ये बातें बोली, ठीक है। They said they stepped in to bring back stability and order to the country। और मिलिट्री ने ये कहा कि हम लोगों ने इसलिए पाकिस्तान को टेक ओवर किया ताकि हम पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी ला सकें और कंट्री को जो है लॉ एंड ऑर्डर के साथ चला सकें। अब यहाँ पे भी जो बातें याद रखनी है आप लोगों को वो है कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, पुअर गवर्नेंस, स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर टू द कंट्री। तो ये बातें आपने इंक्लूड करनी है, यानी कि जब आप अपना आंसर लिखो तो आप एक्सप्लेन करो कि अब पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आ गई थी जिस वजह से मिलिट्री ने कंट्रोल किया, पुअर गवर्नेंस हो गई थी और इसलिए भी कंट्रोल किया ताकि पाकिस्तान जो है स्टेबल हो जाए, ठीक है, और जो है लॉ एंड ऑर्डर के साथ पाकिस्तान वर्क करे, ठीक है। तो मैं क्यों आपके सामने बॉक्सेस और इस तरह मार्क आउट करती हूँ हर चीज़, ताकि अगर आप में से कोई भी मेरा वीडियोस बनाते बनाते इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डालना चाहते हैं तो इन पॉइंट्स को लाजमी आप इंक्लूड करें, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग में मूव ऑन करते हैं, वो है रोल ऑफ द जुडिशरी। रोल ऑफ द जुडिशरी। The Supreme Court of Pakistan, led by Chief Justice Irshad Hasan Khan, had to decide if the military's action were legal। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने स्टार्टिंग पे बोलना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जिसके अंदर उस दौरान चीफ जस्टिस जो थे उनका नाम था इरशाद हसन खान, उन्होंने डिसाइड करना था कि जो मिलिट्री की जो एक्शंस थे क्या वो लॉ के अंडर आते थे कि नहीं। यानी कि जिस तरह से मिलिट्री ने, यानी कि जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ है, उनकी जो आर्मी थी, जो मिलिट्री थी, उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान को टेक ओवर किया और कब्ज़ा कर लिया हर चीज़ पे, और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जो बनाया, पीसीओ वाला जो ऑर्डर बनाया, क्या ये लॉ के अंडर आता है। जो एक्शंस लिए गए, ये जैसे कि टेक ओवर करना, इस तरह से अचानक लॉ बना लेना, क्या ये लॉ के अंडर आता है कि नहीं। तो ये चीज़ डिसाइड किसने करनी थी, इन चीफ जस्टिस ने करनी थी, जिनके बारे में हमने स्टार्टिंग पे जान लिया था, ठीक है, कि जो चीफ जस्टिस थे उस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। अब तो ऑब्वियसली चेंज हो गए हैं, तो बहुत पुराने वक्त का केस है। तो उस दौरान जो चीफ जस्टिस इरशाद हसन खान था, उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उनको डिसाइड करना था कि जो मिलिट्री की जो एक्शन है ये लॉ के अंडर आते हैं कि नहीं। आगे आपने इसमें लिखना है, दिस हाईलाइटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, अ लीगल आइडिया यूज्ड टू डिफेंड अनयूजुअल एक्शंस इन एक्सट्रीम सिचुएशंस। अब डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी एक ऐसा डॉक्ट्रिन है, एक ऐसा लॉ है जो हमें ये सिखाता है कि ऐसे अनयूजुअल एक्शंस अगर हो जाए मुल्क के अंदर, या कोई ऐसा केस या कोई सिचुएशन हमारे साथ बन जाए जो बहुत अनयूजुअल हो, अजीब हो, स्ट्रेंज हो, तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर कौन सी चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। यानी कि जो डॉक्ट्रिन है ये वाला हमें ये सिखाता है कि अगर आपके साथ कुछ अजीब हो जाए,
या कुछ अजीब इंसिडेंट हो जाए, उस सिचुएशन पे कौन सा लॉ यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से इस चीज़ से अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये डॉक्ट्राइन आप सही से जानना चाहते हैं तो यहाँ पे एक टॉप पे इधर साइड पे इस तरह का आई का साइन शो होगा, उस पर मैंने इस डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की वीडियो लगा दूँगी। ठीक है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी आप वहाँ से जाके देख लें, समझ लें, ताकि आपको यहाँ पे भी समझ आ जाए। क्योंकि ऑब्वियसली ये जो केस है इसके अंदर डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को यूज़ किया गया, ये मैंने खुद से नहीं लिखा। क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं कि मैम आप खुद से डाल देती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स मैं अपने नोट्स में डालती हूँ वो बुक के अंदर से प्रॉपरली लोगों ने, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, एक्सपर्ट लॉ मेकर्स होते हैं, उन्होंने लिखा होता है। तो जो केस हुआ था ऑब्वियसली इसमें ये जितने भी डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी का यूज़ हो गया, या जो भी वर्ड्स हैं, ये जजेस ने खुद ही इन डॉक्ट्राइन्स को इन केसेस के अंदर यूज़ किया है। ठीक है, तो इसीलिए बेहतर है कि आप एक दफ़ा इस डॉक्ट्राइन की वीडियो देख लें, ताकि आपको डॉक्ट्राइन की समझ आ जाए, ताकि आपको ये भी समझ आ जाए कि जजेस ने इस डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को क्यों इस केस में यूज़ किया। ऑब्वियसली आप सब लॉयर्स बनने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि लॉ इज़ नॉट लाइक कि आपने जज के आगे बस बातें करनी है। लॉ में आपको प्रॉपरली डॉक्ट्राइन्स को यूज़ करना होता है केसेस में। जैसे कि आप जज के सामने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप जज के सामने डॉक्ट्राइन्स का भी जिक्र कर सकते हैं कि ये जो केस है फ़लाँ डॉक्ट्राइन में इस तरह से इसके बारे में समझाया गया। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट्स अगर इस तरह से डॉक्ट्राइन को यूज़ करेंगे, समझेंगे, तो उनका केस अच्छा हो जाएगा। वैसे ही ये जज खुद भी एक्सपर्ट लॉयर भी रह चुके थे, तो इसीलिए इन्होंने और इनके साथ जो बाकी जो जजेस मौजूद थे उन सब ने इस डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को इसमें यूज़ किया, ताकि देख सकें कि जो मिलिट्री ने जो अचानक इस तरह की हरकतें की, अचानक आके कब्ज़ा कर लिया, टेक ओवर कर लिया, क्या ये लॉ के अंडर आता है कि नहीं। ठीक है, तो सर साहब ने हेडिंग डाल देनी, और यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं उनको सर्कल कर देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट का नेम मेंशन करना है, चीफ जस्टिस को मेंशन करना है, फिर उसका नेम मेंशन कर देना है यहाँ पे चीफ जस्टिस का। फिर आपने ये बताना है कि उन्होंने डिसाइड करना है इफ़ द मिलिट्रीज एक्शन वर लीगल। ठीक है, तो ये पॉइंट जो मैंने सर्कल किए हैं, बॉक्स बनाया है, इनको आपने तैयार करना है, साथ में डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को। ठीक है, ये सर्कल वाले वर्ड्स हैं ना, ये तैयार आपने करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 3 लाइनों का आंसर बनाया। आप चाहो तो अपने वर्डिंग्स डाल के इसको लंबा कर सकते हो, लंबा करना आपके हाथ में है, लेकिन ये जो वर्डिंग्स जिनको मैंने सर्कल किया था ना, यहाँ पे सर्कल किया होता जिनको, ये लाजमी आपने मेंशन करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हेडिंग पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज़ वैलिडेशन ऑफ द रेजिम एक्शन। After reviewing the case, the Supreme Court approved the military's action. It referred to the doctrine of necessity, stating that the situation threatened the country's stability and governance. The court decided that the military's intervention was needed for the public benefit. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रिजम यहाँ पे जो मिलिट्री है उसको हम रिजम भी कहते हैं। ठीक है, जो मिलिट्री है उसने जो है अपने एक्शंस पे वैलिडेशंस दी, यानी वैलिडेशंस मीन कि अपने एक्शंस को प्रूव किया कि हमारे जो एक्शंस हैं वो सही थे। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी इस चीज़ को प्रूव किया और कहा कि हाँ, जो मिलिट्री है उसने जो एक्शन लिया, अचानक आके पाकिस्तान पे जो कब्ज़ा किया, वो एक्शन लेना बहुत ही ज़्यादा सही था, इसमें कुछ गलती नहीं है, ना ही ये लॉ के ख़िलाफ़ है। ठीक है, अब इसमें क्या एक्शन लिया गया, क्या बातें बोलेगी, क्या अप्रूवल मिला, वो हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है आफ्टर रिव्यूइंग द केस, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे उन्होंने इस केस को जब रिव्यू किया, रिव्यू का मतलब है देखा, जाना कि इसमें लिखा क्या है, समझा कि इस केस में क्या हो रहा है, क्यों मिलिट्री ने एक्शन लिया, इसको हम रिव्यू कहते हैं। ठीक है, तो जब रिव्यू किया तो उन्होंने अप्रूव कर दिया, कि इन्होंने अप्रूव किया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अप्रूव कर दिया कि जो मिलिट्री के जो एक्शंस थे वो बिल्कुल ठीक थे और लॉ के अंडर आते हैं। तो फिर ये कहने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे उन्होंने ये भी कहा कि ये डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के अंडर भी आता है, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को यूज़ करते हुए जो जजेस थे उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये स्टेट किया, कहा कि जो सिचुएशन जो हमारी कंट्री की उस वक्त बनी हुई थी वो बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड थी। थ्रेटेंड मीन कि हमारी जो कंट्री की जो सिचुएशन थी ना उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, गवर्नेंस ख़त्म होने के चांसेस थे। तो यहाँ पे लिखा गया है कि सिचुएशन थ्रेटेंड द कंट्री स्टेबिलिटी एंड गवर्नेंस। तो जो कोर्ट है ना वो कहती है कि जो कंट्री है ना हमारी, जो पाकिस्तान है, वो ऐसे सिचुएशन पे उस वक्त पहुंच गया था कि उस वक्त स्टेबिलिटी ख़त्म होने के चांसेस दिख रहे थे जजेस को, और गवर्नेंस ख़त्म होने के चांसेस दिख रहे थे। तो इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने आगे से ये कहा कि जो मिलिट्री है उसकी इंटरवेंशन, यानी कि उसने जो अपनी इन्वॉल्वमेंट किया कि अचानक से ही वो गवर्नमेंट में इन्वॉल्व हो गई
और अपने आप को हेड बना लिया और जो सियासतदान है उनको हटा दिया, उससे क्या फ़ायदा हुआ कि पब्लिक को बेनिफिट मिल रहा है। बेनिफिट कैसा मिल रहा है कि जैसे ही मिलिट्री आई उसने टेक ओवर किया, उससे क्या हो गया कि हमारी कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी आ गई, गवर्नेंस कंट्रोल में आ गई। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सी बातें आपने याद रखनी है, उसमें सबसे पहले डालना है रिव्यूइंग, कि रिव्यू किया केस को, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अप्रूव कर दिया मिलिट्री के एक्शंस को, सही है। फिर आपने कहना है कि इसमें दोबारा से डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को मेंशन करना है और कहना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को देखते हुए हम सबको दिख रहा था कि जो कंट्री है वो रिस्क पे थी कि इसमें स्टेबिलिटी और गवर्नेंस ख़त्म हो जाए। अगर आपको थ्रेटन का लफ्ज़ नहीं लिखना तो आप कहते हैं कि वाज एट अ रिस्क ऑफ अनस्टेबिलिटी एंड लॉस ऑफ गवर्नमेंट या लॉस ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। इस तरह से भी आप हेडिंग पॉइंट्स डाल सकते हैं। फिर एंड पे आपने बता देना है कि नीडेड फॉर दी पब्लिक बेनिफिट, ठीक है। ये पॉइंट आपने मेंशन कर देना कि पब्लिक बेनिफिट के लिए जो है जो मिलिट्री के एक्शंस थे वो बिल्कुल ठीक थे। तो ये जो पॉइंट्स मैंने अभी यहाँ पे सर्कल किए हुए हैं, बॉक्स से बनाए हुए हैं यहाँ पे, ये हमने लाजमी याद रखने हैं और इनको लाजमी इंक्लूड करना है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग में मूव ऑन करते हैं, वो है कंडीशंस इम्पोज बाय जुडिशरी। अब जो जुडिशरी है ना, उसने मिलिट्री वालों पे, यानी कि जो परवेज़ मुशर्रफ की जो गवर्नमेंट है, उन लोगों पे कुछ कंडीशंस डाली, शर्तें डाली इन लोगों पे। अब वो शर्तें कौन कौन सी डाली गई वो हम पढ़ते हैं। The judiciary did not give the regime completely approved. It set important conditions to ensure a return to democracy. यानी कि ये जो लाइन लिखी है उसने ये कहा कि जो जुडिशरी है, यानी कि जो कोर्ट्स के जो जजेस हैं, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस बैठे हैं, उन्होंने मुकम्मल इस रिजीम को, रिजीम मीन कि जो उस वक्त जो मिलिट्री आई है, जो हुकूमत है मिलिट्री की उस वक्त, उसको हम रिजीम कहते हैं, ठीक है। तो वो जो रिजिम है उसको कम्प्लीटली इस सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अप्रूव नहीं किया, लेकिन यह भी कहा है कि हम पूरी तरह अप्रूव तब करेंगे जब आप हमारी कुछ कंडीशंस को फॉलो करेंगे, क्योंकि जुडिशरी को लगता है कि अगर वो इन कंडीशंस को फॉलो करेंगे तो वो डेमोक्रेसी के साथ चलने वाली चीज़ें होंगी। यानी कि जो अपना सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको लगता है कि अगर हम इन पे कंडीशंस डालेंगे तो ये लोग डेमोक्रेसी के साथ चलेंगे, ठीक है। अब डेमोक्रेसी तो आप सबको पता है कि लोगों के अकॉर्डिंग जो हेड्स हैं उनको चलना चाहिए, इसलिए जुडिशरी ने कुछ कंडीशंस रखी है। वो कंडीशंस कौन सी थी वो हम पढ़ने लगे। पहला है जनरल इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद इन 3 years टू फैसिलिटेट द ट्रांजिशन बैक टू सिविलियन रूल। तो पहला पॉइंट इसने लिखा, पहला कंडीशन ये डाली कि 3 सालों बाद जनरल इलेक्शन होने चाहिए हमारे कंट्री के अंदर, ताकि जो सिविलियंस हैं उनको जॉब मिल सके हुकूमत के अंदर, यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो लोगों को मिल सके। तो ये चीज़ उन्होंने एक शर्त रखी। दूसरी शर्त रखी है द रिजिम was required to govern within the framework of the constitution as much as possible under the circumstances। और यहाँ पे जुडिशरी ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो मौजूद था जिसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया, इन्होंने ये कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फ्रेमवर्क बनाया गया है, फ्रेमवर्क क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का? कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क ये है कि जो पुलिस की डिपार्टमेंट है वो इस तरह से काम करेगी, उसमें इतने लोग जो है आएंगे, किस तरह से पोस्ट होंगे, वैसे ही जो कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स किस तरह से चलेंगी, हाई कोर्ट्स की क्या पावर्स हैं, और जितना कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है उसको जितना भी फ्रेमवर्क मौजूद है कि चलना कैसे चाहिए लोगों को, जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको काम कैसे करना चाहिए, और वो सारी चीज़ों को हम फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क ऑलरेडी बनाया गया है, तो इस न्यू हुकूमत यानी कि इस मिलिट्री को चाहिए कि वो बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के मुताबिक चले, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने कही है। अगर वो इन कंडीशंस को फॉलो नहीं करते, इन दोनों कंडीशंस को, तो जुडिशरी जो है अप्रूव नहीं करेगी इस रिजिम को कम्प्लीटली। तो रिजिम को कम्प्लीटली अप्रूव करने की यही शर्त है कि जनरल इलेक्शन होंगे हर 3 साल के बाद। उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमवर्क बनाया गया है कि लोगों को और डिपार्टमेंट्स को किस तरह से काम करना चाहिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने सेट किए थे रूल्स, उसी तरह ही इस हुकूमत को भी चलना चाहिए है और कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क को फॉलो करना चाहिए है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप करनी है। अब यहाँ से कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये दोनों कंडीशंस है, तो इनको आपने लाजमी याद कर लेना है। अगला है इम्पैक्ट्स एंड क्रिटिसिज्म। अब इम्पैक्ट कितना हुआ इस केस का हमारे ऊपर, यानी कि पाकिस्तान की हिस्ट्री पे, पूरे पाकिस्तान पर कितना इस केस ने असर डाला, ठीक है। उसके साथ साथ लोगों ने क्या क्या क्रिटिसिज्म इस पर की वो हम पढ़ते हैं। अब द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन लेड टू अ हेटेड डिबेट।
तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था ना कि हम लोग मिलिट्री को अप्रूव कर देते हैं, बस दो कंडीशंस डाल दिए आगे से, दैट्स इट। तो जो हरकत सुप्रीम कोर्ट ने की, यानी कि जो डिसीजन दिया, इसको लोगों ने पसंद नहीं किया, हेट किया, डिबेट्स किए। डिबेट्स क्या किए वो हम पढ़ते हैं। पहला है क्रिटिक्स व्यू, अप्रूविंग द मिलिट्री टेक ओवर वीकेंड द जुडिशरीज रोल इन चेकिंग एग्जीक्यूटिव पावर। तो जो लोग थे उनको लगा कि अप्रूव करना मिलिट्री के टेक ओवर को साफ जाहिर करता है कि जो जुडिशरी है, यानी कि जो कोर्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि उसने इतना अपना को कमज़ोर बना लिया कि वो एग्जीक्यूटिव पावर को चेक ही नहीं कर पा रही। अब आप सब ने ऑब्वियसली जुडिशल रिव्यू पढ़ा हुआ है, जुडिशल रिव्यू। अब जुडिशल रिव्यू एक ऐसी पावर होती है जो कि कोर्ट्स के पास होती हैं। कोर्ट्स की ये पावर्स जो है क्यों दी जाती हैं, ताकि जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है और जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है उन पर नज़र रखी जा सके। एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में होता है कि गवर्नमेंट जो है पुलिस डिपार्टमेंट और बहुत से मामला को हैंडल करती है, वैसे लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट लॉज बनाती है, राइट। तो कोर्ट के पास जुडिशल रिव्यू की वजह से ये पावर्स होती हैं कि वो इन पर नज़र रख सके। लेकिन यहाँ पे लोगों को लग रहा है कि जो जुडिशरी है उसने अपने आप को इतना कमज़ोर बना लिया है कि वो एग्जीक्यूटिव पावर को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही, ना ही उन पर चेक रख पा रही है, और जो भी वो कह रहे हैं मिलिट्री जो भी उनसे करवा रही है वो चुपचाप कर रहे हैं। तो ये चीज़ क्रिटिक्स का व्यू था, ये उनका व्यू पॉइंट था इनके डिसीजन पे। दूसरा पॉइंट यहाँ लिखा है सपोर्टर्स व्यू, द जुडिशरी टुक अ एक्शन टू इंश्योर स्टेबिलिटी ड्यूरिंग द चैलेंजिंग टाइम। और जो सपोर्टर्स व्यू उन लोगों का व्यू है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को सपोर्ट किया, उनको ये डिसीजन पसंद आया। तो उन लोगों ने आगे से ये कहा कि जो जुडिशरी है उसने ये एक्शन देखा, और इस एक्शन को देखते हुए जुडिशरी ने इसलिए इस एक्शन को जो है अप्रूव किया, यानी कि जो एक्शन मिलिट्री ने लिया आके अचानक पाकिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया, इसको हम एक्शन कह रहे हैं, ठीक है, कि पाकिस्तान पे आके कब्ज़ा कर लिया, टेक ओवर कर लिया। तो इस एक्शन के ऊपर जुडिशरी ने जो एक्शन लिया वो बिल्कुल सही था, क्योंकि इन लोगों को लगता है इससे क्या हुआ कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ गई, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम था, यानी कि पाकिस्तान बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा था, यानी कि उसमें स्टेबिलिटी नहीं थी, मुश्किल आ रही थी। इसीलिए उस वक्त मिलिट्री ने कब्ज़ा किया पाकिस्तान पे, ताकि चीज़ों को वो अपने हिसाब से चला सके। इसी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बिल्कुल ठीक था। तो यहाँ पे हमने दोनों के व्यू पॉइंट्स पढ़ लिए। अब आगे हेडिंग आती है की इशू एड्रेस्ड। की इशू एड्रेस्ड अलग से एक हेडिंग देनी है। इस हेडिंग का मतलब क्या है? इस हेडिंग का मतलब ये है कि ये जो केस है इसमें कौन कौन से इश्यूज़ बहुत ही ज़्यादा डिस्कस किए गए। हम सबको पता है कि इस केस के अंदर सबसे ज़्यादा डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को डिस्कस किया गया, ठीक है, और हम सबको पता है कि इस केस के अंदर जो एक्शन लिया था मिलिट्री ने उसके ऊपर जस्टिफिकेशंस दी गई, यानी कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो है मिलिट्री के एक्शन को सही साबित करवाया, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने दोबारा से लिखना है। उसके साथ हमें ये बताना है स्टेटस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की हेडिंग देनी है, जिसमें हमने ये बताना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका क्या रोल अदा होता है और किस एक्ट के बनने से वो सस्पेंड हो गया। जो हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ा है उन्हीं चीज़ों को हमने यहाँ पे लिखना है, लेकिन मैंने इनको दोबारा इसलिए लिखा क्योंकि की फैक्ट्स जब आप इस तरह से लिखोगे ना दोबारा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इससे मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी, और हमने ये भी बताना है कि जुडिशरी किस तरह से फंक्शन कर रही है। जुडिशल अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जुडिशरी ने जो एक्शन लिया है वो अपने डिसीजंस पे कितना ज़िम्मेदार है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है ज़िम्मेदार होना, ठीक है। फिर इसमें अगली हेडिंग आती है कंडक्टिंग इलेक्शंस, उसने इलेक्शंस को कंडक्ट कराने पे क्या बात बोली। तो यहाँ तक जो है ये हेडिंग्स जाएंगी। अब ये हेडिंग हम बाद में पढ़ेंगे। अब ये जितनी भी हेडिंग्स मैंने आपके सामने रीड किया है अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। तो की इश्यूज़ में जो एड्रेस था उसमें सबसे पहले था डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। इसमें है द सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन दैट द मिलिट्रीज एक्शन वर जस्टिफाइड बिकॉज द सिचुएशन इन द कंट्री हैड बिकम अनअवॉइडेबल एंड रिक्वायर्ड इमीडिएट एक्शंस। The court used the doctrine of necessity, which means that in extreme situations certain measures can be taken to save the country even if they are not strictly legal under normal circumstances. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो मिलिट्री ने जो एक्शन लिया पाकिस्तान को पे आके जो कब्ज़ा कर लिया, टेक ओवर कर लिया, वो जस्टिफाइड है, यानी कि बिल्कुल ठीक एक्शन लिया गया, ठीक है, क्योंकि जो सिचुएशन उस वक्त कंट्री की जो थी, हमारे पाकिस्तान की जो उस वक्त सिचुएशन थी, उसको देखते हुए मिलिट्री ने इस चीज़ को अनअवॉइड नहीं किया। उन्होंने कहा हम तो घुसेंगे कंट्री में, क्योंकि कंट्री को बचाना उस वक्त बहुत ज़रूरी था, ठीक है। इसीलिए उस वक्त इमीडिएट एक्शन लेना बहुत ज़रूरी था मिलिट्री के लिए कि वो फ़ौरन आके कंट्री पे कब्ज़ा कर लें, टेक ओवर कर लें। तो ये हमें सुप्रीम कोर्ट कह रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है वो हमें ये सिखाता है कि अगर कोई एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाए, यहाँ पे एक्सट्रीम सिचुएशन क्या है? एक्सट्रीम सिचुएशन क्या है? वो एक्सट्रीम सिचुएशन है
अनस्टेबिलिटी इन द कंट्री, अनस्टेबिलिटी इन द कंट्री, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, यानी कि जो पॉलिटिक्स हैं, पॉलिटिशियंस जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, उनकी वजह से अनस्टेबिलिटी आ गया, कंट्री ऑलरेडी जो है इतना अच्छा चल नहीं रहा। तो आपने अनस्टेबिलिटी को इसमें देखते हुए जो है बताना है कि ये सारी चीज़ें जो हैं एक्सट्रीम सिचुएशंस बनती है पाकिस्तान की, तो इनकी वजह से हमारे कंट्री की कंडीशन बड़ी ख़राब थी, यानी कि जो पॉलिटिशियंस थे वो लड़ रहे थे, पॉलिटिकल कंडीशन ख़राब थी, कंट्री की कंडीशन ख़राब थी, फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब थी, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक्सट्रीम सिचुएशंस होती है। तो ऐसी सिचुएशन पे कोई भी अगर एक्शन आपको लेना पड़ता है तो आप लोगे। ये चीज़ें हमें डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी सिखाता है कि अगर कोई मुश्किल आ जाए, कोई एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाए, तो उस वक्त जो भी आपको कानून के अंदर कोई भी एक्शन लेना समझ आता है आप उसको लो। ठीक है, बेशक कानून ने उसको नाफिज करना नहीं भी सिखाया, ना ही उसको ऊपर जोर दिया कि ये चीज़ आप करो, फिर भी आप ले सकते हो वो एक्शन। ये हमें सुप्रीम कोर्ट सिखा रहा है कि सर्टेन मेजर्स कैन बी टेकन टू सेव द कंट्री इवन इफ दे आर नॉट स्ट्रिक्टली लीगली अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, यानी कि लॉ के अंदर स्ट्रिक्टली नहीं कहा गया कि इसको फॉलो करें, फिर भी आप उस एक्शन को ले सकते हो। तो यहाँ पे कौन सा एक्शन लिया गया कि मिलिट्री ने अपने आप को हेड बना लिया कंट्री का, यानी कि कंट्री को टेक ओवर कर लिया। अगली हेडिंग है जस्टिफिकेशन ऑफ एक्शन। तो कोर्ट अप्रूव द एग्जीक्यूटिव डिसीजंस मेड बाय द जनरल मुशर्रफ गवर्नमेंट स्टेटिंग these actions were necessary for the welfare of the country and to ensure proper governance। इसमें कोर्ट जो थी, सुप्रीम कोर्ट थी, उसने कहा कि जो एग्जीक्यूटिव डिसीजन जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने लिया, अब एग्जीक्यूटिव क्यों कहा गया, क्योंकि जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ था ना, उसने जिस हुकूमत को कंट्रोल किया वो एक एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है, यानी कि जुडिशरी इटसेल्फ जुडिशरी वाली डिपार्टमेंट है, लेजिस्लेटिव अलग से डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है ना, उस पर कंट्रोल किया था इसने जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने। ठीक है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव डिसीजन। ठीक है, क्योंकि इसने एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट पर कंट्रोल किया। तो जो जुडिशरी है वो कहती है कि जो एग्जीक्यूटिव डिसीजन जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने लिया वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि इसके डिसीजन लेने की वजह से पाकिस्तान जो है वो वेलफेयर स्टेट बन रहा है, यानी कि जो कंट्री है वो बहुत अच्छा हो रहा है, जो गवर्नेंस है वो बहुत अच्छी बन रही है, प्रॉपर बन रही है, गवर्नेंस को कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, तो जो भी डिसीजन इस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने लिया वो बड़ा ही ज़बरदस्त लिया है, ये हमें सुप्रीम कोर्ट बता रही है। तो कोर्ट रिकग्नाइज्ड दैट द गवर्नमेंट्स एक्शंस वर एम्ड एट स्टेबलाइजिंग द कंट्री ड्यूरिंग टाइम ऑफ क्राइसिस। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये भी कहती है कि उस वक्त जो गवर्नमेंट की एक्शंस थे ना वो बहुत ही ज़रूरी थे, क्योंकि उनके एक्शंस का मकसद ये था कि जो कंट्री है उसको सही किया जा सके क्राइसिस से, मुश्किलात से, प्रॉब्लम से। ठीक है, यानी कि जो कोर्ट है वो ये कह रही है, वो ये जस्टिफिकेशन दे रही है कि जो एक्शन लिए हैं ना जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत ने वो बड़े ही ज़बरदस्त हैं। उससे क्या हो रहा है कि जो हमारी कंट्री है उसको स्टेबल किया जा रहा है, और जो क्राइसिस और मुश्किल का जो वक्त आ रहा है हमारे कंट्री पे उसको जनरल मुशर्रफ ने दूर कर दिया है, हमें बचा लिया मुश्किलात से। सही है, इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने साथ दिया है जनरल परवेज़ मुशर्रफ का। आगे है स्टेटस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या स्टेटस है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज स्टिल कंसिडर्ड द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड, हाउएवर सर्टेन पार्ट्स ऑफ इट वर टेम्परेरीली सेट असाइड और सस्पेंडेड अंडर द प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर PCO। दिस वॉज सीन एज अ टेम्परेरी मेजर्स टू मैनेज द इमरजेंसी सिचुएशन। तो यहाँ पे ये बताना है आपने कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पाकिस्तान का हाईएस्ट लॉ है। ऑब्वियसली हम सबको पता है कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही एक कंट्री रन होता है, कंट्री चलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही पाकिस्तान का और किसी भी कंट्री का एक हाईएस्ट लॉ होता है, यानी कि यही सबसे बड़ा लॉ है। लेकिन फिर भी इस कॉन्स्टिट्यूशन के होने के बाद भी कुछ पॉइंट्स इस कॉन्स्टिट्यूशन के हटा दिए गए, यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसे लॉज मौजूद थे जिनको कुछ वक्त के लिए सस्पेंड कर दिया गया, और उन लॉज को सस्पेंड करने के लिए एक ऑर्डर बनाया, एक अलग से लॉ बनाया, ऑर्डर बनाया। उस ऑर्डर का नाम था प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। ये यहाँ पे इसका नेम लिखा हुआ है, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। इसकी बनाने की वजह से कुछ खास पॉइंट्स जो थे वो रुकवा दिए गए, सस्पेंड करवा दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो भी एक्शन लिया गया, यानी कि जो सस्पेंशन ली गई, सस्पेंड नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के उन पॉइंट्स को, ये सारा कुछ आर्जी था, टेम्परेरी था। ठीक है, क्योंकि उस वक्त कंट्री में इमरजेंसी लगी हुई थी, यानी कि कंट्री को स्टेबल करने की इतनी इमरजेंसी थी कि हर चीज़ स्टेबल हो जाए, कंट्रोल में आ जाए। तो इसलिए उस वक्त PCO का ऑर्डर ये बनाया गया, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन का ऑर्डर बनाया गया, ताकि कंट्री जो है प्रोटेक्ट हो जाए और सही हो जाए। तो ये सब कुछ आर्जी था। जैसे ही परवेज़ मुशर्रफ उस हुकूमत से उतर जाएगा, चला जाएगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन वापस अपनी जगह पे आ जाएगा
और ये जो प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ आर्जी था, ये हमें सुप्रीम कोर्ट बता रही है। उसके बाद फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी, इवन आफ्टर द इमरजेंसी एंड द रिडक्शन ऑफ द PCO द कोर्ट्स कंटिन्यू टू फंक्शन। तो यहाँ पे कहते हैं कि इमरजेंसी बेशक लग गई थी पाकिस्तान में, इमरजेंसी मीन्स कि जो मिलिट्री ने जिस तरह कब्ज़ा कर लिया, तो वो जो कब्ज़ा किया है, टेक ओवर किया है, उसी को हम इमरजेंसी यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। तो इमरजेंसी फिर भी लग गई है कंट्री में और PCO का ऑर्डर आ भी गया है। उसके बाद भी जो कोर्ट्स थी ना, जो जुडिशरी थी, वो अपने ही हालत में वैसे ही फंक्शन कर सकती, यानी कि जो चीफ जस्टिस और जो जजेस मौजूद थे उनको निकाला नहीं गया, बल्कि वो अपनी ही सीट पे बैठ के एज इट इज़ काम कर रहे हैं कोर्ट्स में। उनकी कंडीशन वही है ना। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी मिलिट्री आती है ना, टेक ओवर करती है, तो जितने भी डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं वो रिज़ाइन कर जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को खुद कह दिया जाता है कि अब दूसरी हुकूमत आ गई है, आप लोग अब निकल जाएं, ठीक है। आमतौर पे ऐसा ही होता है, लेकिन मुशर्रफ के दौर में ऐसा नहीं हुआ। जो जुडिशरी थी ना, वो उनके जजेस भी वैसे ही बैठे हुए थे, वो सारा अपना काम कर रहे थे। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ भी देखने को मिली, द जजेस ऑफ द सुपीरियर कोर्ट्स लाइक द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट वर रिक्वायर्ड टू टेक अ न्यू ओथ अंडर द PCO ऑर्डर टू कंटिन्यू द ड्यूटी। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जज थे ना, जो जितने भी बैठे हुए थे, जिनकी मैंने आपको तस्वीरें दिखा दी स्टार्टिंग पे, उनसे कहा गया कि भाई अभी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सस्पेंड हो गया है, फिल वक्त हमारे कंट्री में PCO का कॉन्स्टिट्यूशन लगा हुआ है, यानी कि प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर चल रहा है। तो आप लोग ना दोबारा से ओथ लेंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यानी कि जो जजेस ऑलरेडी जो बैठे हुए थे, जिन्होंने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे ओथ लिया, उनको चाहिए था कि अब परवेज़ मुशर्रफ की जो बनाई हुई हुकूमत है और उसके बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन पे अब ओथ लें। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब वो इसके अकॉर्डिंग ओथ लेंगे तो फिर वो उन्हीं के लिए काम करेंगे, यानी कि जो जजेस हैं अब परवेज़ मुशर्रफ के लिए काम करेंगे अगर उन्होंने इस PCO ऑर्डर के अकॉर्डिंग ओथ ले लिया, ठीक है। तो ये हमें इस पॉइंट में देखने को मिला है, ठीक है। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी अब आ जाता है। Judges who refused to take the new oath under the PCO were not allowed to remain in their position। तो जो जजेस मौजूद थे, ठीक है, जिनको कहा गया था कि PCO ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको ओथ लेना, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर बनाया गया उसके साथ आपको अब ओथ लेना पड़ेगा। तो कुछ जजेस ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि वो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ओथ लें, तो उन लोगों को कहा गया है कि अगर आपने इसके अकॉर्डिंग ओथ नहीं लिया तो आप अपनी जॉब से निकल जाएं, और उनको खुद ही ज़बरदस्ती निकाल दिया था, ठीक है। दीज जजेस कुड नॉट बी रीअपॉइंटेड लेटर। तो यहाँ पे बताया गया कि जिन भी जजेस ने PCO ऑर्डर को ओबे नहीं किया और ओथ नहीं लिया, उनको एक तो निकाला भी जाएगा, और दोबारा अगर PCO ऑर्डर का दौर ख़त्म हो जाता है, यानी कि परवेज़ मुशर्रफ चला जाता है और उसका PCO ऑर्डर ख़त्म हो जाता है, तब भी ये कहा जाएगा कि वो जो जज है जिसने PCO ऑर्डर पे ओथ नहीं लिया, उसको अब दोबारा नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन पे भी चांसेस नहीं दिया जाएगा, उसकी पोजीशन दोबारा नहीं दिलवाई जाएगी। यानी कि जो ऑलरेडी वो जज बना हुआ है, ठीक है, अब उसको ओथ अगर नहीं दे रहा है इस PCO पे, तो कहेगा ठीक है आप निकल जाएं, जो कॉन्स्टिट्यूशन वापस आ जाएगा, ठीक है, काफ़ी सालों बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद, ठीक है, तो वो जज दोबारा नहीं आएगा उस सीट पे। तो ये बात हमें यहाँ पे बताई जा रही है। The court also emphasized that all the judges were still subject to accountability through the mechanism provided in Article 209 of the Constitution, which deals with the misconduct or other issues involving the judges। तो Constitution का जो Article 209 है ना, यहाँ पे आप PCO को नहीं देखें, जो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है ना पाकिस्तान का, उसका आप Article 209 देखें। उसमें ये बताया जा रहा है कि जो जजेस हैं वो अकाउंटेबल होंगे, ठीक है, यानी कि जो भी वो एक्शंस लेते हैं ना, लाइक डिसीजंस देते हैं या जिस तरह बिहेव करते हैं, और उन डिसीजंस के ऊपर वो खुद अकाउंटेबल होंगे। अकाउंटेबल मीन्स ज़िम्मेदार, यानी कि आपको कोई ज़िम्मेदारी दी गई है तो आपको क्या दी जा रही है, अकाउंटेबिलिटी दी जा रही है, ठीक है, यानी कि आप जो डिसीजन दोगे उस डिसीजन के भी आप ज़िम्मेदार होगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है बेशक पाकिस्तान के अंदर PCO का कॉन्स्टिट्यूशन आया है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ पॉइंट्स सस्पेंड कर दिए गए, फिर भी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 209 वर्किंग पे है, और जो जजेस साहब हैं कोई भी साइड का, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, लोअर कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो, जो भी जज हो, वो अपने डिसीजन पे अकाउंटेबल होगा। और अगर जज मिसकंडक्ट करता है तो उसको जॉब से निकाला जाएगा। मिसकंडक्ट का मतलब है रिश्वत लेना, यानी कि अगर जज रिश्वत लेगा, अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभाएगा, उसको हम मिसकंडक्ट कहते हैं, तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आगे कंडक्टिंग इलेक्शंस, द कोर्ट डायरेक्टर जनरल मुशर्रफ as the chief executive to hold general election within 3 years. This condition was imposed to ensure that democratic governance would be restored and the military rule would not continue indefinitely। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है
कि जो कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने डायरेक्ट किया, समझाया जनरल परवेज़ मुशर्रफ को, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, ठीक है, यानी कि हेड है एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के, इनको ये कहा गया कि आप पाकिस्तान के अंदर हर 3 साल बाद जनरल इलेक्शंस करवाएं ताकि पाकिस्तान के अंदर जो है डेमोक्रेसी बरकरार रहे और एक डेमोक्रेटिक गवर्नेंस बन के रहे, ताकि जो लोग हैं वो इलेक्ट होकर गवर्नमेंट की सीट पे आएँ, ताकि पाकिस्तान के अंदर एक डेमोक्रेसी हमें देखने को मिले, ताकि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आ जाए। तो ये सब बातें यहाँ लिखी गई। अगला है डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब दोबारा जो भी आपने ऊपर पढ़ा है वो सारा आपने शॉर्ट करके डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के अंदर सब हेडिंग्स बना के लिख देना इस तरह से, ठीक है। जो ऊपर पड़ा है वो सारा हम थोड़ा करके लिख देना, क्योंकि जो केसेस आप देखो बुक में उसमें भी इसी तरह ही उन्होंने एक ही बात 2-3 दफ़ा घुमाई हुई है, बट मेरे जो नोट्स हैं वो मैंने मॉडिफाई किए हैं, आसान करके लिखे हैं, इसलिए आप लोगों को इजी लग रहा होगा। बट बुक में देखा जाए तो उन्होंने काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखे हैं, तो मैंने इसको कहानी की तरह एक्सप्लेन की, इसलिए आपको याद बहुत अच्छे से रह जाएगा ये केस। इसमें लिखा है तो सुप्रीम कोर्ट वैलिडेटेड द मिलिट्री टेक ओवर एंड आउटलाइन की प्रिंसिपल। यहाँ पे क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने वैलिडेशन या कन्फर्मेशन दे दी है। किस चीज़ को दी है कन्फर्मेशन? कि जो मिलिट्री ने जो टेक ओवर किया पाकिस्तान को, इसके ऊपर कन्फर्मेशन दे दी, यानी कि जो एक्शन है ना इस टेक ओवर वाला एक्शन, यानी कि जो हरकत की है मिलिट्री ने, अचानक आके टेक ओवर कर लिए, इस चीज़ के ऊपर, इस एक्शन के ऊपर कन्फर्मेशन दी है सुप्रीम कोर्ट ने। और जब कन्फर्मेशन दे दी, आगे से क्या क्या बातें बोली डिसीजन देते वक्त वो आपने डालनी है। इसमें पहला है वैलिडेशन ऑफ द मिलिट्री टेक ओवर। ऑब्वियसली आपने दोबारा से वही बातें हेडिंग्स में बना के लिख देनी है। द कोर्ट अपहेल्ड द इंटरवेंशन बेस्ड ऑन स्टेट नेसेसिटी एंड पब्लिक वेलफेयर। तो यहाँ पे लिखा है जो कोर्ट है उसने इस चीज़ को अपहेल्ड किया, होल्ड किया कि जो इन्वॉल्वमेंट थी, इंटरवेंशन इन्वॉल्वमेंट को कहते हैं, जो इन्वॉल्वमेंट थी ना इस मिलिट्री की, वो इस चीज़ पे बेस करती है कि उस वक्त स्टेट को ज़रूरत थी मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट की, और पब्लिक की वेलफेयर के लिए भी स्टेट को ज़रूरत थी कि वो मिलिट्री की उस वक्त उनको ज़रूरत थी, ठीक है। तो जो भी टेक ओवर हुआ वो बिल्कुल सही हुआ। आगे कॉन्स्टिट्यूशनल सस्पेंशन, सम पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर टेम्परेली सस्पेंडेड बट स्टिल रिमेन द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पॉइंट्स थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी लॉक वाली जिसको सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो एक्टिव थे, जो चल रहे थे उस वक्त भी जब परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट चल रही थी। आगे लिखे जुडिशल रिव्यू, सुपीरियर कोर्ट रिटेन द पावर टू रिव्यू एंड जज द लेगैलिटी ऑफ एनी एक्शन बाय द रिजीम। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जुडिशल रिव्यू की पावर बरकरार रहेगी सुप्रीम कोर्ट के पास, ताकि वो जो भी एक्शंस रिजीम लेती है, यानी कि जो हुकूमत बनाई है ना परवेज़ मुशर्रफ ने, मिलिट्री का जो टेक ओवर किया है और जो गवर्नमेंट बना ली है, ठीक है, आर्मी वाली मिलिट्री वाली गवर्नमेंट, उस पर नज़र रखने के लिए जो जुडिशल रिव्यू है वो बरकरार रहेगी, वो अपनी ड्यूटी निभाएगी जुडिशल रिव्यू, ठीक है। यानी कि जो जजेस हैं सुपीरियर कोर्ट के वो नज़र रखेंगे एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट पे, यानी कि परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत पे नज़र रखेंगे। आगे है जजेस अकाउंटेबिलिटी, जजेस रिफ्यूज टू टेक द न्यू ओथ वर barred from reappointment and all judges were subject to accountability। तो यहाँ पे बताया कि जिन जजेस ने इस न्यू PCO यानी कि प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को के ऊपर ओथ नहीं लिया, उन जजेस को चाहिए कि वो जॉब से हट जाएं, उनको दोबारा रीअपॉइंटमेंट भी नहीं दी जाएगी, दोबारा जॉब पे भी नहीं रखा जाएगा, और जितने भी जजेस हैं वो अपने डिसीजन पे अकाउंटेबल होंगे। फिर आता है हमारे पास लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव। Musharraf was allowed to legislate for governance provided no amendments undermined the constitution's salient features, judicial independence and federalism। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो मुशर्रफ है ना उसको इस चीज़ की इजाज़त थी कि वो कुछ गवर्नमेंट के लिए कुछ लॉज बना सकता है, ठीक है। ऑब्वियसली इसने खुद थोड़ी बनाने थे, किसी से बनवाने थे, लेकिन इसको इजाज़त थी कि ये गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए कुछ लॉज बना सकता है, ठीक है। लेकिन मुशर्रफ को ये भी कहा गया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सेलिएंट फीचर्स मौजूद हैं उनको ख़राब नहीं कर सकता, उनको अमेंड नहीं कर सकता, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी ना, जैसे कि जुडिशल इंडिपेंडेंस एंड फेडरलिज्म, इसको ये ख़राब नहीं कर सकता। उसके अलावा बाकी गवर्नेंस को चलाने के लिए, यानी कि अपनी हुकूमत को चलाने के जो लॉज बनाने हैं बनाए, ठीक है। तो ये हेडिंग इसमें आपने हेडिंग अंदर लिखनी है बातें। आगे है timeline for elections for national and provisional assemblies were amended within 3 years with fresh electoral rules in to be provided। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि इलेक्शंस जो हैं नेशनल और प्रोविजनल असम्बलीज़ के होंगे, ठीक है, हर 3 साल बाद, जिसके अंदर फ्रेश लोग आके अपने आप को इलेक्ट करवाएंगे, ठीक है।
आगे आता है की ऑब्जर्वेशन। द केस डिड नॉट लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द लीगल ऑर्डर बट वॉज अ ट्रांजिशनल डेविएशन टू अचीव गवर्नेंस ऑब्जेक्टिव्स। तो ये इतने मुश्किल अल्फाज लिखने की ज़रूरत नहीं, ट्रांजिशनल डेविएशन। आप बस इतना लिख लें कि जो केस था इसने लॉज एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं किया, ख़राब नहीं किया, बल्कि हमारे कंट्री की जो गवर्नेंस है और जो हुकूमत है और स्टेबिलिटी है उसको बेहतर किया। ये बातें आपने इसमें बतानी है। आगे लिखना है द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑर्डिनेंस एंड अदर लेजिस्लेटिव एक्ट्स वर टू बी रिव्यूड सेपरेटली। और यहाँ पे ये बताना है कि जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑर्डिनेंस है, यानी कि जो जजेस हैं वो किस तरह से अकाउंटेबल होंगे, और जो मुशर्रफ है जिसकी हुकूमत चल रही है मुशर्रफ की, वो अपने एक्शंस पे किस तरह से अकाउंटेबल होगा, ज़िम्मेदार होगा, वो ये डिपार्टमेंट हैंडल करेगी। ठीक है, उसके साथ साथ जो लेजिस्लेटिव एक्ट्स हुए थे, यानी कि जो मुशर्रफ ने जो लॉज बनाए थे, उन सब को जो है रिव्यू किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी इसमें बताई जा रही है। आप चाहो तो ये वाला पोर्शन भी स्किप कर दो, बाकी का जितना लिखा है उतना भी आप लिख सकते हो और कंक्लूजन देके ख़त्म कर सकते हो। लेकिन मैं फिर भी ये पॉइंट्स रीड आउट करूँगी ताकि अगर आपको और भी पॉइंट्स ऐड करने हैं तो ये वाले ऐड कर सकते हैं आप। द कोर्ट टुक जुडिशियल नोटिस ऑफ आउटडेटेड इलेक्टोरल रूल्स एंड डायरेक्टेड देयर रिवीजन बिफोर इलेक्शंस। तो कोर्ट ने ये कहा, ये जो जुडिशरी है उसने ये कहा कि जो इलेक्टोरल रोल में कुछ अगर गड़बड़ी है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो जुडिशरी ने कहा कि उनको दोबारा कंडक्ट करवाया जाए या फिर उन जो ऑलरेडी हो चुके हैं उन पर रिवीजन हो। यानी कि लोग, जो डिपार्टमेंट है जो इनको कराती है, उनको चाहिए कि दोबारा से इस प्रोसेस को देखें, यानी कि जिन लोगों ने इलेक्शन करवाया है उन लोगों के नाम को देखा जाए, क्या उन्होंने प्रोसेस सही से किया था कि नहीं इलेक्शन करवाते वक्त। तो जो कोर्ट है वो ये चीज़ें भी देख सकती है। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट्स आपको लिखने हैं, लिखे नहीं लिखने तो दैट्स इनफ, जितना आप कर चुके हैं इनफ है। अब कंक्लूजन में बस आपने इतना लिखना है, द जजमेंट बैलेंस द वैलिडेशन ऑफ मिलिट्री एक्शंस विद कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। तो जो जजमेंट दी थी ना जजेस ने, उससे क्या हुआ कि वैलिडेशन मिल गई, अप्रूवल मिल गई मिलिट्री के एक्शंस को। ठीक है, और उससे क्या हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सेफ गार्ड किया गया, यानी कि जजमेंट जो यहाँ पे दी गई उससे क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन को सेव किया गया। ठीक है, और मिलिट्री ने जो एक्शंस लिए हैं उसमें उनको वैलिडेशन मिल गया, अप्रूवल मिल गया। जो ऊपर पड़ा है उसको हमने शॉर्ट करके कंक्लूजन में डाल देना है। इट इम्पोज चेक्स ऑन द रिजीम वाइल एक्नॉलेजिंग द नेसेसिटी ऑफ द इंटरवेंशन। जो जुडिशरी है उन्होंने क्या किया कि ये जो मिलिट्री है, जो मुशर्रफ की जो मिलिट्री गवर्नमेंट है जिसको हम एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट भी कहते हैं, तो जुडिशरी ने क्या किया, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट पे अपना कंट्रोल रखा। लेकिन कंट्रोल रखने के साथ साथ जुडिशरी ने कहा कि ठीक है, इनका कंट्रोल रखना बड़ा ज़रूरी था, नेसेसिटी था, इम्पोर्टेंट था, ज़रूरी था, और इनकी इन्वॉल्वमेंट होना बड़ा ज़रूरी था। ये जुडिशरी खुद कहती है, जबकि वो नज़र भी रख रही है जुडिशरी पे, फिर भी जुडिशरी कहती है कि इनका एक्शन लेना बड़ा ज़रूरी था। द डिसीजन सेट अ प्रेसिडेंट फॉर हैंडलिंग सिमिलर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन पाकिस्तान हिस्ट्री। और ये जो डिसीजन इस केस में लिया गया, ये जो केस बना था, ये वाला जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये अपने आप एक प्रेसिडेंस बन गया पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में आने वाले दौर में भी ऑब्वियसली बहुत सारे इस तरह से जो आर्मी के जो हेड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे जो हेड था मुशर्रफ, ठीक है, इसने कब्ज़ा कर लिया, वैसे ही आने वाले दौर में भी बहुत से लोगों ने आके कब्ज़ा किया और उससे पहले भी किया। तो उन लोगों के लिए जो कोर्ट्स हैं उनको चाहिए कि इस वाले केस को यूज़ करें, यानी कि इस केस को एज अ प्रेसिडेंस यूज़ करें ताकि वो सही फैसला ले सकें। ठीक है, तो इसके एंड पे भी यही लिखा गया, द डिसीजन सेट अ प्रेसिडेंट, यानी कि जो डिसीजन इस केस में दिया गया ये एक प्रेसिडेंस बन गया आने वाले केसेस के लिए। ठीक है, जो पाकिस्तान में फ्यूचर में आएंगे। सही होगा, बस इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको केसेस मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट लाजमी देख लें, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी, देखें लाजमी, उसमें सारा के सारे मैंने केसेस डाले हैं। खुदा हाफिज़।